उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 27/10/2022 में जो सेकंड शिफ्ट जो AWTPO का जो पेपर हुआ था, उसमें मैं आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप बताइए, कमेंट सेशन में बताइए और आप आपका स्कोर चेक करते हुए चलते रहें। ठीक है, तो इसका निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है, मतलब इंटरनेट पे आप कोई भी वेबसाइट वगैरह डालेंगे तो उससे कौन सा जो सर्च करेगा, तो उसका नाम है वेब सर्वर। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं होता, और अब इसका मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ठीक है, तो एक वेब सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो वेबसाइटों को स्टोर करता है और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करके उपयोगकर्ता के वेब ब्राउजर को वेब पेज प्रदान करता है। ठीक है, यह उन वेबसाइटों को होस्ट करता है जिन्हें आप देखते हैं। समझ में आया? HTTP का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। MS एक्सेल 2010 फार्मूला में कॉलम H से J तक सभी सेल को रेफर करने के लिए इनमें से किस रेफरेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अब तो देखिए मैं आपको इसको पहले एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए MS एक्सेल ओपन करूंगा। क्वेश्चन कॉल रहता है अपना H से J तक की जितनी भी आपकी सेल है उन सबको आप सिलेक्ट करोगे, तो इनका जो किस तरह का आप रेफरेंस इसमें संदर्भ में करोगे, तो इसके लिए आपको कोलान का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया? ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जिसमें एक कॉलम होगा। ठीक है, कोमा का यूज नहीं होता है, हाइफंस का यूज नहीं होता है और डबल कोलन का यूज नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। ठीक है, MS एक्सेल में किसी रेंज को संदर्भित करने के लिए कॉलम के पहले और अंतिम अक्षर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कोलन कोलन का उपयोग करते हैं। यह कॉलम H से कॉलम J तक की सभी सेल्स को डिनोट करता है। तो ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कोलन का यूज हम करते हैं, चाहे आप कितनी भी सेल को सिलेक्ट कर लोगे तो आपका उनके बीच में एक अनुपात रहेगा। ठीक है, एक कोलन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहीं प्राप्तकर्ताओं को ईमेल कार्बन कॉपी भेजने के लिए सामान्यतः डैश 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 का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने पर प्रत्येक प्राप्तकर्ता यह नहीं देख सकता कि अन्य प्राप्तकर्ता की सूची में से कौन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब मैं आपको ईमेल चैप्टर पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो उसमें मैं पूरा आपको ईमेल अच्छे से मतलब डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा, तब आपको ईमेल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना होगा एक एक ईमेल को एक से ज्यादा व्यक्तियों के पास भेजने के लिए, और उस ईमेल को एक दूसरे को देख ना सके उसके लिए आपको BCC को सिलेक्ट करके आपको भेजना होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि प्राप्तकर्ता एक दूसरे को जान सके, ईमेल पते पर देख सके। जब आप BCC का उपयोग करते हैं तो ईमेल के प्राप्तकर्ता केवल अपने स्वयं के ईमेल पते देखते हैं, यह नहीं देख पाते हैं कि अन्य किसे ईमेल भेजा गया है। ठीक है, तो एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजने के लिए BCC को सिलेक्ट करके एक मेल को एक से ज्यादा व्यक्तियों के पास भेजा जा सकता है जो एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं कि मेल में क्या लिखा था। ठीक है, तो आया समझ में? नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में, ठीक है, डाटा का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ठीक है, तो मैं आपको इसमें MS एक्सेल पे लेके चलता हूँ और वहां से इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये MS एक्सेल ओपन किया और मैंने ऑलरेडी पहले से मैं कुछ डाटा टाइप कर रखा था, तो मैं इस डाटा को पहले सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैं इस डाटा को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद में, ठीक है, मैं आप इंसर्ट में देखूंगा कि भाई इस डाटा को किस तरह से हमें रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो ठीक है, कोई से आप ग्राफ पे क्लिक करोगे तो आप इसमें 2D में भी, तो इसे अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अब कोई भी डाटा होगा उसको हम ग्राफ के द्वारा अगर दर्शाएंगे तो वो हमें और भी अच्छे से डाटा शो होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको कि डाटा को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ग्राफ या चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। MS एक्सेल वर्कशीट में डाटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन मुख्य रूप से ग्राफ के रूप में होता है, ग्राफ या चार्ट के रूप में होता है। एक ही बात है जो मैंने आपको अच्छे से MS एक्सेल को ओपन करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में विशिष्ट मानों को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको MS एक्सेल ओपन करके वापस। ये मैंने MS एक्सेल ओपन किया। ठीक है, जैसे मैंने ये डाटा है, तो सबसे पहले मैं इस डाटा को सेट करूंगा। ये मान लीजिए कोई विशिष्ट मान है मेरे पास में। ठीक है, तो कंट्रोल C के साथ मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसे मान लीजिए किसी भी सेल में मैं पेस्ट वेस्ट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? मान लीजिए मुझे यहाँ पेस्ट करना है इसे। ठीक है, तो मैं इसमें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखा है कंट्रोल Alt+V, तो मैं कंट्रोल Alt+V दिखाता हूँ।
कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी प्रेस करूंगा तो जहां मैं इसको पेस्ट करना चाहूंगा वहां पे इसे पेस्ट कर सकते हैं। और आपको कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी प्रेस करने के बाद आपको ओके जैसे ही करेंगे तो विशिष्ट मान आप जहां भी डालोगे वो आपको विशिष्ट मान वहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको दिख गया अच्छे से, आगे समझ में? ठीक, बाकी और जितने भी ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं आपको दिखाऊं। जैसे शिफ्ट के साथ वी, ऑल्ट के साथ वी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, इन सबसे क्या होता है, सिर्फ टाइप होता है। ठीक है, जैसे कंट्रोल के साथ में मैं वी प्रेस करूंगा तो टाइप होगा। ठीक है, ऑल्ट के साथ में वी प्रेस करोगे तो आप टाइप होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो विशिष्ट मान को किसी निर्दिष्ट जगह पे पेश करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी प्रेस करना होगा। ठीक है, आया समझ में आपको? नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, ए ऑप्शन, कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी करना होगा। ठीक है, इसे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। तो ये शॉर्टकट की ये है जिससे आपके विशिष्ट फॉर्मेटिंग सूत्र आदि को आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। एमएस एक्सेल 2010 में जो चेंजेस को पुनर्वतन, ठीक है, पूर्ववत करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का मतलब हमें वापस उसी पे जाने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस जेड का यूज करना होगा। ठीक है, वापस से मतलब उसी चीज को जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज करना होगा। इसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, देख लीजिए। एमएस एक्सेल ओपन किया। ठीक है, जैसे ये वाला डाटा है। ठीक है, तो इसके हम कंट्रोल प्लस जेड यूज करेंगे तो ठीक है वो वहां से चला जाएगा। इसे सेलेक्ट कर लीजिए आप, कंट्रोल प्लस जेड कर दीजिए। ठीक है, वापस अपने स्थान पर चला गया। तो मतलब कट करने के लिए, अंडू करने के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस जेड का यूज। तो ठीक है, अच्छा आया समझ में आपको? नेक्स्ट। एमएस वर्ड 2010 में चयनित डाटा को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? और ठीक है, एमएस वर्ड की बात चल रही है तो एमएस वर्ड में हम आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एमएस वर्ड ओपन किया और यहाँ मैं कोई चीज टाइप करता हूँ, जैसे ठीक है मेरा नाम टाइप कर देता हूँ। ठीक, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसे मुझे कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स करूंगा मैं, तो ये कट हो गया। ठीक है, वापस पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा मैं, पेस्ट हो जाएगा। तो उसको पुनरावर्तन करने के लिए, उसे हटाने के लिए कंट्रोल प्लस वी करना होगा। ठीक है, आ गया समझ में? इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे। कंट्रोल प्लस ओ होता है किसी चीज को ओपन करने के लिए, वी होता है पेस्ट करने के लिए, जेड होता है अंडू करने के लिए, और एक्स होता है कोई चीज को कट करने के लिए। ठीक है, तो आपकी चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट। एमएस वर्ड 2010 में डैश डैश फंक्शन का उपयोग संख्याओं का औसत या माध्य ज्ञात करने के लिए किसका किया जाता है? तो ये फॉर्मूला में चलेंगे, एमएस एक्सेल 2010 में मैं आपको वहां दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें वैसे एवरेज कंप्लीट होता है उसका यूज करते हैं, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन और देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये इसका यूज करते हैं। अब हम एमएस एक्सेल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एमएस एक्सेल 2010 में डैश डैश फंक्शन का उपयोग संख्याओं का औसत या माध्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है? उसके लिए आपको फुल फॉर्म एवरेज का यूज किया जाएगा, न कि शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज का यूज नहीं करेंगे। आपको माध्य मीन्स का नहीं करेंगे। ठीक है, तो एवरेज यूज करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन ये, अब मैं इसको एमएस एक्सेल में लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एमएस एक्सेल ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं फॉर्मूला बार पे मैंने क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद ऑटो सम के यहाँ पे देख लीजिए, तो एवरेज में यहाँ पे फुल फॉर्म एवरेज ही होता है, न कि शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आईपीएस, ठीक है, टेलीफोन लाइन, केबल, वाईफाई या फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? ठीक है, तो इसके लिए क्या पहुंच प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एसएस प्रोवाइडर करना होगा। ठीक है, तभी जाके आप, मतलब ये क्या होता है, टेलीफोन आईपीएस, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीफोन लाइन, केबल, वाईफाई या फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से आप इंटरनेट तक पहुंच प्रदान, ठीक है, करता है। तो क्या एसएस प्रोवाइडर होता है वो। ठीक है, और भी बाकी चीजें जैसे मेल बॉक्स प्रोवाइडर कहता है, ये प्रदाता ईमेल सेवाएं या स्टोरेज प्रदान करते हैं, लेकिन सीधे इंटरनेट एक्सेस नहीं देते हैं। ये मेल प्रोवाइडर, मेल बॉक्स। होस्टिंग आईपीएस क्या होता है? ये वे होस्टिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि वेबसाइट और सर्वर को स्टोर करना, लेकिन ये मुख्य रूप से इंटरनेट तक पहुंच प्रदान नहीं करता है, तो ये भी प्रदान नहीं करता है। वर्चुअली आईपीएस क्या होता है? ये ऐसे संगठन होते हैं जो किसी अन्य आईपीएस के नेटवर्क का उपयोग करके ग्राहकों को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करते हैं, और अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे नहीं रखते हैं, तो इसलिए ये भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट। एमएस एक्सेल 2010 में रेफरेंस को डेटाबेस बनाने के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मतलब डॉलर चिन्ह का उपयोग क्यों किया जाता है रेफरेंस को? तो ये किया जाता है एब्सोल्यूट बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 में डॉलर चिन्ह का उपयोग निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, ठीक है, निरपेक्ष संदर्भ एब्सोल्यूट बनाने के लिए किया जाता है,
जिससे सूत्र की प्रतिलिपि बनाते समय सेल का संदर्भ नहीं बदलता, इसलिए एब्सोल्यूट डॉलर का यूज किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो आपने मतलब 27 तारीख के सेकंड शिफ्ट के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझोगे। मैं आपको इसी तरह से सारे कंप्यूटर को पहले आपको सारे जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन होते हैं एड ग्लो वाले 2022 में, तो मैं आपको पूरे शिफ्ट बाय शिफ्ट 7-8 शिफ्ट हुई है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन पहले कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद मेरी सीरीज चल जाएगी, तो आपको सीरीज नहीं, फिर आपको थ्योरी के साथ पूरा कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा और इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला। तो आप आपकी तैयारी करते रहे, चैनल को लाइव सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू, जय हिंद, रोजर आउट।